हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक वन शॉट रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन? इट इज द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिसे आप लोग वर्क फंक्शन कहते हो, जिससे हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से या डब्ल्यू नॉट से। और मोस्टली इसकी जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है। वर्क फंक्शन होता क्या है? एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट की वैल्यू होती है एच सी बाय लेमडा नॉट, यानी न्यू नॉट की वैल्यू होती है सी बाय लेमडा नॉट। इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेसेस। नंबर वन, thermionic emission. It is the phenomenon of emission of electrons from the metal surface when heated suitably. Number two, photoelectric emission. The phenomenon of emission of electron from the metal surface when the light radiation of suitable frequency falls on it. Third हमारे पास है field emission. It is the phenomenon of emission of electrons from the metal surface under the applications of strong electric field. जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तभी आपका ये एमिशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट आपके पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के मेनली 4 लॉज होते हैं, जिनको हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। जिनमें से फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमसे? फॉर द गिवन मेटल और frequency of incident radiation, the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of incident light, provides nu is greater than nu naught. Nu का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और न्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड के अंदर, वो हमेशा इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन कंडीशन कब होगी? तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा। ये आपका पहला लॉ हो गया। सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है फॉर द गिवन मेटल द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। और उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से अगर नीचे हम जाते हैं तो कभी भी कोई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज directly proportional to frequency of incident light, provides ये कंडीशन भी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगी। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, उस समय जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? आपकी फ्रीक्वेंसी के। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट होगी किसके? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। चौथा और लास्ट हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कभी कभी होने वाला प्रोसेस है। जब फोटो यानी कि फोटॉन्स किसी मेटल सरफेस पे टकराएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, वरना एमिट नहीं होंगे। यानी द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, लेस देन 10 की पावर -9 सेकेंड। ध्यान रखना, ये जो चारों के चारों जो लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर तैयार करेंगे। जब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो वहां पर मेनली हमारे पास 3 इफेक्ट आएंगे: इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। आप इनको ध्यान रखेंगे। उनको ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान सुना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेनली ध्यान रखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज
always directly proportional to intensity of incident light. अगर intensity of incident light बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। लेकिन इनका इफेक्ट ना तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ना काइनेटिक एनर्जी के ऊपर और ना स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नहीं पड़ेगा। अगर आपसे बोला जाए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बना के दिखाइए, तो ग्राफ ऑलवेज इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है। नेक्स्ट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसका सेकंड नेम कट ऑफ पोटेंशियल, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट द एनोड फॉर विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। यानी वो नेगेटिव, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? एनोड के ऊपर, जहां पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ना हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। ये कंडीशन कब होगी? जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी ई वी नॉट के बराबर होगी। वी नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ये नेक्स्ट आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये आपका इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का है। मैंने आपको बोला कि मेरे पास 3 टर्म्स है, पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। अगर पोटेंशियल आपका वेरी कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आपकी क्या रहेगी? सेम। अगर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है तो पोटेंशियल और इंटेंसिटी क्या होगी? सेम। फिलहाल किसकी बात कर रहा हूं? वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां पर आएगा? वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी कहां पर आएगी? अलोंग द एक्स एक्सिस। और आपको ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग, ये किसका ग्राफ है? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। इसमें दो मेटल दिखाई दे रही है आपको, मेटल ए, मेटल बी। और मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू नॉट। मेटल बी की कितनी है? न्यू नॉट डैश। तो हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि एमिशन तभी होगा जब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा और न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट डैश होगा। यानी एमिशन इज पॉसिबल ओनली न्यू न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। एमिशन नहीं होगा न्यू लेस देन न्यू नॉट एंड न्यू इक्वल टू न्यू नॉट। यानी इन दो केसों में कभी भी एमिशन नहीं होगा। एमिशन इज पॉसिबल ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो नेक्स्ट इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनेगा, जिसके अंदर आपको दो कंडीशन मिलेंगी। नंबर 1, इंटेंसिटी डिफरेंट और फ्रीक्वेंसी सेम। ध्यान रखना इस बात को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बोला इंटेंसिटी डिफरेंट, तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। यानी 3 इंटेंसिटी ली है, I1, I2 एंड I3। जहां पर ये दिखाई दे रहा है आपका करंट, देखो लाइन सीधी सीधी जा रही है, इसका मतलब है आपके पास जो करंट है वो सैचुरेशन करंट है। लेकिन जब इनको ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछा जाए कि I1, I2, I3 में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे I3 मोर देन I2 मोर देन I1। और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा, उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा। मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? सबकी सेम। और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपका हमसे सेकंड ग्राफ जो है वो क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, इंटेंसिटी सेम। देखो हमने क्या लिए? 3 मेटल्स लिए। फ्रीक्वेंसी क्या है? सबकी अलग अलग है, एक की न्यू 1, एक की न्यू 2, एक की न्यू 3। आपसे ग्राफ बना के पेपर में दे दिया जाए कि बताओ कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। इसका मतलब न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की जाए तो न्यू नॉट 3 ग्रेटर देन न्यू नॉट 2 ग्रेटर देन न्यू नॉट 1। और इंटेंसिटी क्या होगी सबकी? सेम। ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों ग्राफ, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, इंटेंसिटी सेम। नंबर 2 इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। ये इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यानी आइंस्टाइन से पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था प्लैंक्स। प्लैंक्स ने क्या कहा था?
According to Planck's quantum theory, the light radiation in the form of packets called quanta, and quantum of light radiation is known as photons. जो photons हैं उनमें से हम क्या करते हैं, एक फोटोन को हम कंसीडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या बोला, वन फोटोन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्ट आउट। अगर एक फोटोन किसी मेटल सरफेस पे टकराएगा तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन आपका एमिट होगा, और अगर 2 टकराएंगे 2 एमिट होंगे, 10 टकराएंगे 10 एमिट होंगे। यानी if the light of frequency nu is incident on the photosensitive material of work function W naught, then maximum kinetic energy is, तो kinetic energy कितनी हो जाएगी, h nu minus phi naught, और phi naught क्या है हमारे पास, वर्क फंक्शन। मैंने क्या बोला, emission is possible only nu greater than nu naught, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, EV नॉट। तो EV नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, और फाई नॉट की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट। तो आपके पास कई फॉर्मूले बन जाएंगे, EV नॉट जो किसके बराबर है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यहां से H को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा H न्यू माइनस न्यू नॉट, और न्यू की वैल्यू कितनी होती है, C बाई लेमडा, और न्यू नॉट की वैल्यू C बाई लेमडा नॉट, और एक आपका ये नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमेशा किसके बेस पे काम करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, ये हमेशा कभी मत भूलना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो लाइट रेडिएशंस होते हैं हमेशा वो दो नेचर रखते हैं, पहला वेव नेचर, और सेकंड इज द आपका पार्टिकल नेचर। द लाइट ऑफ रेडिएशन हैव डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि वेव नेचर को एक्सप्लेन करने वाले फिनोमिनन के नाम क्या होते हैं, तो आप जवाब देंगे इंटरफेरेंस, पेपर में पूछा गया है पहले, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाले फिनोमिनन कौन से हैं, तो आप बोलोगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां पर यूज नहीं कर रखा, थॉमसन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन होते हैं। तो ध्यान रखना, जो आपके पास लाइट रेडिएशन है हैव डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ड्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ये सब आपके लाइट या डुअल नेचर रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपसे कहता है फोटॉन्स। क्या होता है फोटॉन्स, फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी which are emitted by the source of radiation। अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, तो आप बोलोगे इक्वल टू एच न्यू, न्यू मीन्स सी बाई लेमडा, तो आपका कितना हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपके पास है मोमेंटम ऑफ फोटोन, P इक्वल टू ई बाई सी। ये जो फॉर्मूला है P इक्वल टू ई बाई सी, ये कहां से आया, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से। वो रिलेशन क्या कहती है, E इक्वल टू एम सी स्केयर, और ये किसके बराबर होता है, एम सी इंटू सी, और एम सी का मतलब क्या होता है, आपका मोमेंटम के बराबर होता है। तो P इक्वल टू ई अपॉन सी आ गया, और E को क्या बोलते हैं हम, एच न्यू बाई सी। यहां से हम आपका एक नया फॉर्मूला और ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूं। वो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका एच अपॉन लैम्डा बनेगा। ये ध्यान रखना, ये फोटोन के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोमेंटम की वैल्यू सेम रहेगी, एच अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है फोटोन की, कि photons has zero rest mass, photon cannot exist at rest, the moving mass of photon is m equal to e upon c square, e की वैल्यू h न्यू बाई c square। ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, all photons of light of particular frequency or wavelength have the same frequency होगी, equal to h nu h c by lambda, and momentum
h by lambda अभी बताया था मैंने आपको, whatever be the intensity of radiation. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। पेपर में कभी आप लोगों से पूछे कि राइट द 3-4 प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, तो जो प्रॉपर्टीज आसान हो वो आसानी से आप पेपर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि फोटोन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, आर नॉट डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी फोटोन ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होता है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं, डी ब्रोगली वेव, जिसे हम मैटर वेव्स बोलते हैं। ए वेव कैन एसोसिएट्स विद द मोशन ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, यानी एक वेव कैन गाइड द मोशन ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। जैसे कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल को मूव कराने के लिए जिस वेव की जरूरत पड़ती है उसे आप डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव कहते हैं। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है वो? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट हो, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं ईवी, उससे आप लोग क्या निकाल लोगे? यहां एक फॉर्मूला बन जाएगा v का। यहां से अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना चाहें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारी कितनी आएगी? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यानी एच अपॉन में 2 अंडर रूट 2 एम ई वी बाई एम। तो सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2 एम ई इंटू वी का अंडर रूट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है हमारे पास? ये आपका पोटेंशियल जो एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर एच की वैल्यू गिवन हो, एम की वैल्यू गिवन हो, ई की वैल्यू गिवन हो, तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। यानी एचबीएससी के बच्चों के लिए इसमें से डायरेक्ट, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे ध्यान रखेंगे आप लोग, डी ब्रोगली वेवलेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ कभी भी ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है और ना किसी भी पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम इसी फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये फॉर्मूला हमारा कितना बनेगा? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2 एम के। आगे जाने के बाद जो पीछे हमने जो किया था अभी, यानी के इक्वल टू हमारे पास कितना आया था? ई इंटू वी आया था। यही फॉर्मूला तो था वो। ये किसकी फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और वो किसके फॉर्म में था? एक्सेलरेटेड पोटेंशियल की फॉर्म में था। कभी कभी ये फॉर्मूला आपने टेम्परेचर की फॉर्म में भी पढ़ा होगा, जिसमें कहीं वेवलेंथ निकालने के लिए आ जाए और टेम्परेचर आपको गिवन दे जाए, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। फॉर द गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m, टेम्परेचर T केल्विन, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आएगी? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 3m के टी का अंडर रूट, जिसमें m क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल, k क्या है? वोल्टेज मेनन कांस्टेंट, T क्या है? आपका टेम्परेचर है। ध्यान रखना, टेम्परेचर किसके अंदर है? केल्विन के अंदर। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।